अब इस जजमेंट में हुआ इस तरह के जब इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद जो था फिर रिमांड लेना है। फिजिकल रिमांड लेने का जो प्रिंसिपल है 167 जो है सीआरपीसी वो क्या कहता है। अब उसमें एटीए की प्रोविजंस लगी हुई हैं। फिर रिमांड लेने के लिए एक मेन चीज़ ये अक्यूज कोर्ट के सामने आएगा, फिजिकली आएगा। कोई इसमें इस तरह की प्रोविजन या लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि वो आप वीडियो लिंक के थ्रू ले आएँ या आप कुछ और करें। आपको अक्यूज को लेकर आना, और उस टाइम सिचुएशन इस तरह की थी, अभी भी इस तरह की है कि आप उनको फिजिकल रिमांड के लिए कोर्ट में लेकर आएंगे तो मसाइल बन सकते थे पॉलिटिकली। तो होम डिपार्टमेंट जो है उनका नोटिफिकेशन था कि आप जो है ना, जिस तरह एटीए का सेक्शन है 21 का सब क्लॉज 2, अभी हम वो पढ़ेंगे। 21 का सब क्लॉज 2 है, इसमें प्रोविजन है पर रिमांड की नहीं है। उन्होंने इस प्रोविजन के अंडर कहा कि आप जो है ना ये रिमांड इस तरह ले लें। वो रिमांड वगैरह हो गया, उन्होंने चैलेंज कर दिया और उसके बाद वो हाई कोर्ट का डिसीजन आया। उन्होंने सेटिसाइड किया, उन्होंने कहा कि भाई पिटीशन अलाउ किया पीटीआई की जो थी या इमरान खान की, कि आपको रिमांड लेने के लिए अक्यूज़ को लेकर आना है कोर्ट के सामने। ये वीडियो लिंक वगैरह से नहीं हो सकता। जितनी प्रोविजंस एग्जिस्ट करती हैं, अब आप जुवेनाइल एक्ट के हम चलते हैं और जुवेनाइल में देखें वो सेक्शन 12 है, उसमें वो वीडियो लिंक की बात करता है। या जॉइंट ट्रायल भी उसका होगा तो कोर्ट उसको परमिट कर सकती है कि आप जो है आपका वीडियो लिंक से आप कनेक्ट कर जाएं। फिर अगर उसका ट्रायल भी चल रहा है, कोर्ट को लगता है कि कहीं पे उसका जो है प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस कर सकता है। पर बेल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, रिमांड स्टेज पे ऐसी बात नहीं लिखी हुई। एटीए के अंदर भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, पीका के अंदर भी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। पीका के सेक्शन 30 जो है उसको भी देखते हैं अभी। तो अब पीका के अंडर भी कहीं पे रिमांड स्टेज का जिक्र नहीं है कि आप फिजिकली रिमांड के लिए नहीं लेकर आएंगे। फिर वो डिस्कस करता है ये सारी सीआरपीसी की प्रोविजन हैं। इन प्रोविजंस में भी वो कह रहा है कि जो अक्यूज को उसने जनरली डिस्कस किया कि अक्यूज की अटेंडेंस जरूरी है कोर्ट के सामने। अब 167 फिजिकल रिमांड है, 241A है। 241A में क्या है? ट्रायल में चला जाए मैजिस्ट्रेट के। हाँ जी हाँ मौके के ऊपर पुलिस ऑफिसर जो विजिट करता है, हाँ ठीक है, वो समन वो उसको हाँ कॉपी देता है फ्री। कॉपियाँ जब ट्रायल स्टार्ट होने लगा है, 7 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होने के तो उसको जो कॉपियाँ देनी है, 161 की स्टेटमेंट देनी है, 164 की स्टेटमेंट देनी है, अक्यूज को देनी है कोर्ट ने। तो अक्यूज का कोर्ट में होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, ये जिक्र हो गया। अब 265C है, 265C में भी कॉपियाँ, यही चीज़ है, तो अक्यूज का प्रेजेंस होना जरूरी है। 265D और 265E ये क्या है? ये भी मैं उसका ट्रायल है। 265D और E क्या है? कॉपीज के बाद क्या करेगा वो? जब चार्ज फ्रेम करना है तो अक्यूज का होना जरूरी है, एक इनमें से चार्ज होगा और क्या है, और एविडेंस भी जो हो रहा होता है। 265D है व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम, और E है प्ली कि भाई तुम गिल्टी प्लीड करते हो कि नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे वो जजमेंट में स्किप कर गया। 241A में जब चार्ज आप फ्रेम करेंगे मजिस्ट्रेट के पास भी 242 जो है और 243 है, इसमें वो भी ऐड होना चाहिए क्योंकि अक्यूज की प्रेजेंस वहाँ भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वो आ रहा है 342 की स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है अक्यूज ने देनी है स्टेटमेंट, तो उसका पास होना ज़रूरी है। ठीक है, कोर्ट उसी से क्वेश्चन करेगी ना। अलीबास 242 क्या है? 342 342 का बयान जो होता है वो स्टेटमेंट होती है सर। हाँ अक्यूज की। अक्यूज से जज क्या पूछता है? सर वो कन्फेशन वाला वो बाद में क्वेश्चन में पूछेगा, वो पुट करेगा उसको प्रोसिक्यूशन का एविडेंस, या उनमें कोई गैप है उनसे पूछने के लिए उससे आर यू प्लीडिंग गिल्टी और नॉट। गिल्टी का उसने पहले पूछ लिया ना आपसे। ये 342 की स्टेटमेंट दो जगह हो सकती है, किसी भी टाइम पे हो सकती है, पर जिस टाइम पे जरूर करना है वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म होने के बाद है। तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ही वो उसको पुट कर रहा होता है और उन क्वेश्चन में हाँ। पर इसमें जो है ना हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि आपने इस तरह के सवाल नहीं करने जो पहले पूछना है कि उसका केस खराब कर दें या उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जरा नहीं करनी। वो रेयर होता है पर जज को भी पता है। अब मसला तो ये है ना, वहाँ पे सेक्शन में लिखा हुआ है वार्निंग दिए बगैर। अब वो जज कभी भी पूछ सकता है, पर जज ने केस खराब नहीं करना उनका, क्योंकि वकील तैयार करा लेता है ना अक्यूज को, जब उस तक मैसेज पहुंच जाता है कि तुमने ये करना है। तैयार कराते हैं ना। तो अब है जी 343 353 353 जो है ना, जब आप एविडेंस जो है कराते हैं तो अक्यूज की प्रेजेंस में होता है।
ठीक है, 353 में है, अगर उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस की हुई है तो प्लीडर हो सकता है, ये बात है। अब यहाँ पे है जी 344 का सेक्शन देखते हैं। Power to postpone or adjourn proceeding. If from the absence of a witness or any reasonable cause it become necessary or advisable to postpone the commencement or adjourn any inquiry or trial, the court may, if things fit. 344 वही है जुडिशियल रिमांड। अब इसमें भी जो है उसको अगर अभी नहीं adjourn कर देगा, बाद में उसको आना पड़ता है। 361 363 देखते हैं। (361) Interpretation of evidence to accused or his pleader. Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him. अब ये भी उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। 363 है remarks respecting demeanor of witness. When a session judge or magistrate has recorded his evidence of a witness, he shall also record such remark as thinks material respecting the demeanor of the witness under examination. अब ये भी तभी होगा जब वो कोर्ट के सामने होगा। 363 जो उसका बॉडी बिहेवियर है, किस तरह का है, वो क्या सोच रहा है, जब उसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करना है। 361 363 498 ए को देखते हैं। No bail to be granted to a person not in custody in court or against whom no case is registered. अगर आपने बेल लेनी है तो कोर्ट के सामने आपको आना पड़ता है। ठीक हो गया। अब इसकी वो एक एक्सेप्शन जो है वो है उसकी, वो क्या नाम है उस बेल का, वो कम ही मिलती है प्रोटेक्टिव बेल में। जब पाकिस्तान से आपकी बाहर वगैरह तो वो दे देते हैं, पर फिर भी जनरल रूल यही है 5 आगे होना होता है। ठीक 503 व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस्ड विद, और 512 जो है 512 में अक्यूज होता नहीं है पर वो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 540 ए 512 देखते हैं, फिर 540 ए। हाँ जी 512 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज, और ये अक्यूज नहीं है, इसमें भी वो डेपोजिशन ले लेते हैं। अब टेक्निकली ये सारे सेक्शन आप लोग लिख लें, ये एक बड़ा जबरदस्त एक क्वेश्चन बन सकता है, शायद आप लोगों की स्टेज पे ना बने। कौन कौन सी प्रोविजन सीआरपीसी की हैं जहां पे अक्यूज का कोर्ट के सामने होना जरूरी है? ये सारी सर उसमें फॉलो करी। हाँ जी इसकी पिक डाल देते हैं, ये जजमेंट में है, मैंने जजमेंट से निकाला भी। नहीं बैठो, ये वाली मैडम ने नहीं भेजी तो भेज देंगे। तारिक सलीम साहब की ये जजमेंट है, जजमेंट खोल लें, जजमेंट पढ़ते हैं साथ साथ। जाहिर बात है टाइम के साथ असल में एक जो अच्छी चीज़ है ना, आप टाइम के साथ जो है वो अगर इम्प्रूव करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी फील्ड में आप हैं जी। हाँ ऑफ लोडिंग वाला जो था वही ना, ऑफ लोडिंग जी। अब है इसका हेड नोट्स इसके जो हैं, PLD 2025 लाहौर 795 है, DB के सामने है तारिक सलीम शेख है, अनवरुल हक पुन्नू साहब हैं जस्टिस। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 167 एंटी टेररिज्म कोड सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 21(2) एंड 21(21)E कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ओके जी 21(2) देखते हैं पहले हम। सेक्शन 7 780 तो आप लोगों को पता ही है, तो हम जाते हैं 21(2) में 80 के, वो है क्या, पहले उसकी रीडिंग कर लेते हैं, हमें क्लियर हो। ये जो है पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है अगले 21(2) आएगा तो ये जजमेंट आपने लिख देनी है उसमें। ठीक हो गया। सेक्शन वो जो 7 है 21, उसमें 21A लिखा हुआ है। 21 की हेडिंग है प्रोटेक्शन टू जजेस, काउंसिल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विटनेसेस एंड पर्सन कनेक्टेड विद कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब एक चीज आपने जो देखनी है ना इसमें, अब जो प्रोटेक्शन जजेस, काउंसिल, विटनेसेस के लिए है, एक आपके लिए ATA में है, एक पीका में भी है, और एक आपने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 218 पढ़ा है उसमें भी है। ठीक है, ये अब ये टॉपिक है ना, ये रिलेटेड है। विटनेसेस आपकी प्रोटेक्शन है, विटनेसेस की, जजेस की, काउंसिल्स की, एक ATA में है, एक पीका में भी है, एक हमने जो पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है उसमें भी है। ठीक है, ये तीनों चीजें रिलेट करती हैं, रूल इनके एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। ये सारे सर जो केस के रिलेटेड कंसर्न पर्सन है, प्रोसिक्यूटर, जजेस, विटनेसेस, हाँ, और जो सारे कंसर्न पर्सन उनको वो प्रोटेक्शन देनी है। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मेक सच ऑर्डर्स एज और टेक सच मेजर्स एज इट डीम फिट
within available resources for the protection of witnesses, judges, public prosecutor, counsels, person concerned in a court proceeding for an offence under this act, which may include the following measures. A. Proceeding may be held in camera or under restricted entry of member of public, where necessary for the protection of judges, witness or a family member, or prevent person from crowding or storming the court to intimidate the judge or to create an atmosphere, threatening atmosphere. कि एक तो प्रोसीडिंग जो है वो कैमरा में होंगी. सेकंड, द नेम्स ऑफ जजेस, काउंसल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, विटनेसेस एंड पर्सन्स कंसर्न्ड विद द कोर्ट प्रोसीडिंग शैल नॉट बी पब्लिश्ड. ठीक है जी, उनके नाम वगैरह नहीं पब्लिश किए जाएंगे कहीं पे. सी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग, वेन एवर द मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज राइजेस, adequate protection shall be provided to a witness identifying any accused in order to protect the identity of a witness from the accused. 2 देखें, ये उसने 21(2) का जिक्र किया हुआ है. For the purpose of protection of judges, accused, witness, prosecutors and defense counsel, anyone concerned with the court proceeding, the government may adopt such measures as may be appropriate or may be prescribed, and the armed forces shall also provide comprehensive protection and security to judges, accused, witnesses, protectors, prosecutors, investigators, defense counsel and all other concerned in the court proceedings. These measures may include following. A. Screens may be used during trial to shield witness, judges and prosecutors from the public view. Trial may be held in jail or through video link. Witness protection program may be established by the government through rules or regulations. The provisional government shall take necessary steps to ensure that the prisoners in jail don't have an access to mobile phones. अब इस 2 के अंदर कहीं पर भी जो जिक्र आ रहा है ना, वो ट्रायल का जिक्र है, कोर्ट प्रोसीडिंग का जिक्र है, रिमांड वगैरह का जिक्र आ नहीं रहा. पर ये अब जजमेंट, हाँ, अब बात ये अब जजमेंट्स आ गई है ना, अगली अमेंडमेंट्स जब आएंगी उन्होंने अब रिमांड को भी डाल देना. अभी नहीं डाला हुआ, इन्होंने फीका में ऐसी चीज़ें की हैं, जजमेंट्स आई हैं, फिर उसके अगेंस्ट ये अमेंडमेंट्स ले आए हैं, ये 25 की आई हैं. ठीक है जी, अब हम जजमेंट में वापस आते हैं. सेक्शन 7 है, 21-22 लगा हुआ है और 21E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान. अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेफगार्ड अगेंस्ट फिजिकल रिमांड, अपीयरेंस थ्रू वीडियो लिंक, अक्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ, term produce and excluding the time necessary from a journey from place of arrest to the nearest magistrate. Scope, accused assailed order of provisional government under 21 subclause 2 of anti-terrorism code, where he was made to appear before a magistrate via video link from Adiala jail for proceeding relating to physical remand. Contention of the authority was that the order was passed under 21 subclause 2 of the anti-terrorism act to provide security to accused. ठीक हो गया जी. अडियाला जेल से आ गया वीडियो लिंक, इमरान खान का फिजिकल रिमांड लेने के लिए वो, और उन्होंने वीडियो लिंक से आए हैं और उन्होंने प्ली लिया, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था 21/2 का था. ठीक हो गया. अब इन्होंने उसको चैलेंज किया इसी जजमेंट में जो है. ओके जी, अब हम हैं वैलिडिटी फंडामेंटल राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू बी brought before a magistrate within 24 hours has been safeguarded under Article 10(2) of the Constitution. Term produce and exclude the time necessary from the journey from the place of arrest to the nearest magistrate indicate a requirement for physical presence. Provision of Article 10(2) of the Constitution is vital in ensuring the judicial oversight of detention process, protection rights of detainee accused from the moment of arrest. Special provision under Section 21E of the Anti-Terrorism Code 1997 specifically address the issue of remand. अब 21E है, आगे जजमेंट में ये भी हल्ट करता है कि 21E को जो है ना 21 सब क्लॉज 2 जो है वो ओवरराइट नहीं कर सकता. अभी 21E जो है रिमांड है, रिमांड यहाँ पे कितने दिनों का है जी अली? 90 दिन का है. 15 से 30 दिन से 15 से कम और 30 से ज़्यादा नहीं दे सकते. और इसमें ऐसा जो है, अगर हम इसको गौर से देखें, वीडियो लिंक ऑनलाइन वगैरह का कोई जिक्र नहीं है. ठीक है जी, 21E रिमांड से है, इसको याद रखना है. ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है, वो उसने MCQs बनाया होगा कि ATA में रिमांड किसके अंडर है. ठीक हो गया, वो 21E के अंदर है, इसको याद रखना है. रिमांड बेल को ये इंपॉर्टेंट है. इनका रिटर्न क्वेश्चन भी आ जाता है आपके अगले टेस्ट के सिलेबस भी है. मतलब कि अगला आपने टेस्ट इतना तैयार करके देना है कि ATA पूरे का पूरा आपकी फिंगर टिप पे हो. हो गया जी 10 अंडर सेक्शन 997 हो गया.
The provision of 21 subclause 2 of Anti-Terrorism Act 1997 is a general provision that enables the government to take necessary steps to protect judges, accused individuals, witnesses, prosecutors, defense counsels and other involved in court proceedings. Provision of 22 subclause 2 of ATA can't override the 21 of Anti-Terrorism Code 1997 and should not be interpreted in a way that nullify or undermines it. ठीक है, अब 21A का जो रिमांड है ना, इसको हम 21E को पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें ज़रूर वर्ड होगा कि उसमें फिजिकली अपीयर होना है. Where a person is detained for investigation, the investigating officer within 24 hours of the arrest, excluding the time necessary from a journey from place to place, shall produce the accused before the court. अब वो ये बात कह रहा है कि 21E को ओवरराइड नहीं कर सकता 21 सब क्लॉज 2. ठीक है, क्लियर है अली, बात क्लियर है, समझ लग गई है. वो ठीक है, प्रोटेक्शन की बात है, पर उसमें किसी भी हम सेंस में लेकर नहीं कर, उसकी फिजिकल प्रेजेंस आपने लेकर आनी है. ठीक है, चलें. Okay, Division Bench of the Lahore High Court declared that the order in question was ultra vires, illegal and void. ये ultra vires का मतलब क्या है जी? ultra vires अल्ट्रा वायरिस है साथ उसके देखें आपको उससे अल्ट्रा वायरिस इलीगल एंड वॉइड, तो इसका मतलब यह है कि वॉइड और इलीगल के साथ ही है. अब अल्ट्रा वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरिस हो जाता है, या किसी लॉ के. हाँ, लैटिन वर्ड लैटिन, क्योंकि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है फिजिकली बंदे को. ये नहीं हो सकता वीडियो लिंक में लेकर आए. ये कॉन्स्टिट्यूशन 8 सेक्शन आर्टिकल 10 सब क्लॉज 2 की वायलेशन है. ओके जी. प्रोविजन ऑफ, ये मैं हेड नोट पढ़ा हूँ जजमेंट के ऊपर से. एक मिनट स्किप हो गया. हाँ, डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर इन क्वेश्चन. अच्छा, एक मिनट यहाँ है. डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट further declared that the reliance on an interpretation of section 21 subclause 2 of the ATA by the authority was erroneous, which could not justify physical remand of accused without his physical protection. ठीक है जी, ये नहीं हो सकता. Provision of 21 subclause 2 of ATA has not granted the government any authority over remand proceeding, as its scope was limited to a matter related to trial proceedings. Division bench of High Court set aside the order in question passed by the Punjab government, whereby the accused was produced through the video link during the physical remand. Constitutional protection was allowed in these circumstances. ठीक हो गया, लग गई समझ अली बात क्या हुआ इस मामले में सारा. इमरान खान को पकड़ लिया था, ठीक है, उसके ऊपर लग गई थी 780A. अब उसको पकड़ के ले गए जेल में, तो अब क्या करना है? एक अक्यूज को आपने पकड़ लिया था, अब क्या करोगे? किस प्रोविजन के अंडर? 780A में 780 तो लग गई उसके ऊपर. अब रिमांड आपने किस सेक्शन के अंडर लेना है? CRPC में कौन सा सेक्शन है? 167. ठीक है, ATA में 21C. ठीक हो गया, ई हो गया. अब इमरान खान को उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया सेक्शन 21 सब क्लॉज 2 ऑफ ATA. उन्होंने कहा जनाब आप वीडियो लिंक से रिमांड ले लें, और मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे भी दिया. ठीक हो गया. अब इसमें ना मैजिस्ट्रेट को कोई सजा है, ना गवर्नमेंट ने जो गलती की है उसकी है. चलें, जो भी उनकी सिचुएशन थी उन्होंने कर लिया, इसको चैलेंज कर दिया गया. अब जनरल रूल जो है, जो 21E है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 सब क्लॉज 2 है, जो राइट टू फेयर ट्रायल है, 10A में है. फिर 10A में फेयर ट्रायल है, 10(2) में ये है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली अक्यूज को पेश करना है. उन्होंने इमरान खान को फिजिकली पेश नहीं किया. ठीक हो गया. उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ था, उसके ऑर्डर को मैजिस्ट्रेट के, तो उन्होंने उसका ऑर्डर सेटिसाइड किया और ये कहा है कि 21 सब क्लॉज 2 के अंदर सिर्फ ट्रायल के अंदर आप वीडियो लिंक में कर सकते हैं, रिमांड पे नहीं. रिमांड की स्टेज के ऊपर आप रिमांड नहीं दे सकते वीडियो लिंक पे. ऑर्डर के खिलाफ सर वो, हाँ जी, उसको चैलेंज किया हुआ. अब चलते हैं, वो भी और होंगे केसेस. अब आ जाए जनाब, ये हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल है ना, इनके आर्गूमेंट्स पढ़ते हैं. ठीक है, अब आपने जब जजमेंट पढ़नी है ना आगे, ये तो आपने पढ़ के निकाल लिया कुछ. अगर एंजॉय करना है, इन डेप्थ जाना है
और जब आप एज एन लॉयर काम करते हैं, आप डिफरेंट जजमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं उनके आर्गूमेंट्स क्या हैं। उन आर्गूमेंट्स को पढ़ के आपको पता चलता है कि आपने केस में कैसे आर्गूमेंट्स करने हैं। तो जजमेंट्स पढ़ना बड़ी ज़रूरी होती है इन डिटेल। अब चलते हैं पैरा 9 में और देखते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या आर्गूमेंट्स किए होंगे। अब प्रोसिक्यूटर जनरल किसकी तरफ से होते हैं अलीबास? स्टेट की तरफ से। तो वो आप शाह साहब ने क्या आर्गूमेंट्स कर किए होंगे कि वीडियो लिंक से हो सकता है, ठीक है ना। अब होता हो ना होता उन्हें पता भी हो, पर उन्होंने ये नहीं कोर्ट के सामने कहना। और ये बात याद रखनी है, कभी आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाए उस तरह कहीं हो जाए, अब भाई अब आपको कहा गया कि आपने प्रोसिक्यूटर का रोल अपनाना है, तो अब आप चुप नहीं करेंगे, आपने कोई ना कोई आर्गूमेंट निकालना है इधर उधर से, बेशक आपका केस बड़ा वीक हो, ठीक है। केस स्ट्रॉन्ग होगा फिर तो आप पढ़ जाएंगे ना, आपके पास तो आर्गूमेंट्स ही बड़े होंगे। या केस वीक होता है आपने वहां भी आर्गूमेंट्स करने हैं, ये नहीं है खामोशी कर लेनी है जी। 9 पे चलते हैं जी, पैरा 9 आ गया। The Prosecutor General Syed Farhad Ali Shah urged that the video conference represent a significant advancement in science and technology, allowing people to see, hear and communicate with each other remotely as if they were physically present. Therefore, video link and video conference in court proceeding and for recording witness testimony are becoming increasingly common worldwide. The Prosecutor General highlights that the Pakistan Parliament has also incorporated provisions in the various laws to facilitate the use of modern technology. For instance, Article 164 of the QSO allows courts, depending on the nature of case circumstances, to admit evidence or witness testimony recorded through modern devices or techniques such as V-calls, Viber, Skype, Imo, WhatsApp, Facebook and conferencing clause. हाँ जी, of Section 30B1 of the Prevention of Electronic Crimes Act (PICA) mandate that the federal and the provincial government shall establish a victim and protection system through rules with features that should inter alia include recording testimony through video conferencing, audio video links and other use of modern devices. Section 30C2 of the PICA allow courts to hold trials through video links. Likewise, the Section 12 subclause 3 of the Juvenile Justice Act 2018 empowers the juvenile court to waive the physical presence of the juvenile and permit participation in court proceeding via audio-visual technology link. Provisional legislature are also making similar strides for technology links. Provisional legislature also makes similar strides. For the example, Section 10 of Punjab Witness Protection Act 2018 provide for the recording of witness evidence through video link. ठीक है, अब 10वां आते हैं। अब इसमें जो काम आपने करना है ना, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 164 QSO का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें आप दें रेफरेंस किस चीज़ का, 21 का दें ATA का, इसके बाद वो सेक्शन 30 का कह रहा है पीका का, उसका लिखें। आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लिखें कि अब ये डिफरेंट लॉज हैं, इनमें ये थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो रही है, उसको क्रॉस रेफरेंस में लिखना है आपने। 164 आता है, इसको नोट्स बनाएं, ठीक है। हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है ट्रायल के, हाँ 164 के अंदर ही एडमिसिबल है ना। अगर वो क्वेश्चन देता है, ये आप माइंड में तैयार रहें, अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो है ना ये 164 से रिलेट की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़ा आ गया है, आपने ये क्रॉस रेफरेंसेस के साथ उसको आंसर देने हैं। इसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे 164 के। ये 164 का क्वेश्चन आ गया, छोड़ना नहीं बनता, क्योंकि आप मेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तैयार होना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हाँ जी ये क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने कहना कि पूछ सकते हैं। तो 164 का स्कोप जो है ना QSO का, अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, पीका के सारे ऑफेंस ही ऑनलाइन है ना, साइबर क्राइम्स हैं, इसको 164 के साथ तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, एक जजमेंट से आप रेलिवेंट मटेरियल दे रहे हैं और दूसरे बच्चों ने कहाँ क्रॉस रेफरेंसेस लिखने हैं कि इन लॉज में ये चीज़ें जो लिखेंगे इज वेरी गुड। अच्छा जी 10, द प्रोसिक्यूटर जनरल सबमिट्स दैट our court have increasingly endorsed the use of video links in various cases and cited the following precedent in this regard. अब ये नीचे उसने जजमेंट्स दी हुई है ना, इसमें सारा जो वीडियो लिंक्स हैं, पर ये सारी ट्रायल वाली होनी है, ठीक है, ये ट्रायल वाली हैं। ओके जी 11 में, the prosecutor general contend that the section 21 of the ATA reflects the government commitment to integrate technology into court process, including the provision of recording evidence via video link. He urged that producing an accused before ATA for remand through a video link is equivalent to the physical production. ठीक हो गया जी। Hence the impugned order should not be subject to objection. अब आगे वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है या उन चीज़ों की बात कर रहा है। ये हो गया
शाह साहब के आर्गूमेंट से अब सलमान सफदर जो है इमरान खान के लॉयर, उनके आर्गूमेंट्स देखते हैं। पैरा 6 में, हाँ जी 6 में, पीछे हम आ जाएं 6। डिफेंस लॉयर की बात है। हाँ, डिफेंस लॉयर बैरिस्टर सलमान सफदर, मैंने इनकी वजह सुनी। ये अच्छे लॉयर हैं, वेरी गुड, कॉम्पिटेंट, मेहनत बहुत करते हैं। शाह साहब भी जब थे, मतलब कि अब तो वो प्रोसिक्यूटर चल रहे हैं, उस तरह वकील वो भी अच्छे हैं, बड़े ट्रायल के भी अच्छे हैं, उस तरह भी वो मेहनत करते हैं। बाद ये काम कर करके आता है, उन्होंने वो किया जो गुड बात। 6, द पिटिशनर काउंसिल बैरिस्टर सलमान सफदर कंटेंड दैट फर्स्टली द फेलियर of the police to physically produce accused before anti-terrorism court when seeking a remand rendered the remand order illegal। ठीक हो गया जी, कि accused को नहीं लेकर आए तो order illegal हो जाएगा। Ensuring that the accused is brought before the court within 24 hours of arrest is a critical safeguard against unjustified detention as guaranteed by the Article 9 and 10 of the Constitution. Any law that bypasses it is an unconstitutional. Secondly, the impugn order dated issued by the Secretary Home Department under Section 21(2) of the ATA is based on the misinterpretation of law. Section 21 subclause 2 do not authorize the government to waive the requirement of physically producing the accused at the remand hearing. Any authority granted under this section pertains only to the trial proceedings. ठीक है जी, 21(2) है, ट्रायल से रिलेट करता है, ये रिमांड के ऊपर नहीं अप्लाई करता। Thirdly, Section 21(e)(1) of the ATA deals with the issue of remand of individual arrest under this act, requiring the physical protection of the accused before the court within 24 hours of the arrest. Only then can the police seek custody of the accused. The ATA does not allow remand proceeding to be conducted via video link or for a physical presence of the accused to be waived by any authority. Lastly, the term government in Section 21 subclause 2 of the ATA refers to the cabinet and not to an individual acting on the behalf of provisional government. For any notification under Section 21 subclause 2 to be valid, it must be authorized by the cabinet. अब ये सुने सर, ये 21 को हम आए, अब ये इंटरप्रिटेशन के मामले हैं, जब आप इंटरप्रेट करते हैं कोर्ट में आर्गूमेंट्स तो फिर बड़े गौर से पढ़ना है। 21 सबक्लॉज 2 पे है, नहीं उसने जो बात की है ना, एक तो बात पहली आपको लोग समझ लग गई है कि फिजिकली आना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर है। हाँ जी, मैं बताता हूँ। फॉर द पर्पज 21 का सब क्लॉज 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, अक्यूज, विटनेस, प्रोसिक्यूटर्स एंड द डिफेंस काउंसिल, एनीवन कंसर्न विद द कोर्ट प्रोसीडिंग, द गवर्नमेंट में अडॉप्ट, अब ये गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट में अडॉप्ट सच मेजर्स एज मे बी अप्रोप्रिएट और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। गवर्नमेंट को आप देखना, हमने गवर्नमेंट क्या है, चीज ये है, व्हाट इज गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये 1-2 दिन पहले डिस्कस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और आएगा प्रेसिडेंट। हाँ जी, फेडरल गवर्नमेंट में ये 3 लोग हैं, और जब पार्लियामेंट हम कहेंगे मजलिस शूरा, सेनेट प्लस आपकी नेशनल असेंबली है और प्लस प्रेसिडेंट है, ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक हो गया, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी है। हाँ जी, फेडरल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ अच्छा पहले जजमेंट आई थी मुस्तफा इम्पैक्ट से और है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समेत है, प्रेसिडेंट के साइन के बगैर तो वो प्रूव ही नहीं होता, तो इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब भाई गवर्नमेंट क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं, आपने जगह जुवेनाइल में पढ़ा कि कोर्ट स्टैब्लिश होंगे प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। जब प्राइम मिनिस्टर है तो एक शख्स है ना, प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी चीफ जस्टिस से उस सूबे के डिस्कस किया, मैं कोर्ट बना दी। अब आ जाता है गवर्नमेंट, अब जाहिर बात है गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर में फर्क है, प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट अलग चीज है। अब यहां पे जब डिसीजन मेकिंग आती है तो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के साथ से अप्रूवल लेनी होती है, हेड तो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, कैबिनेट अप्रूव करती है। अब 24 सब क्लॉज 2 में 21 का सब क्लॉज 2 ATA का गवर्नमेंट का वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट डिसीजन ले कि जी ये जो इसको हमने अप्लाई करना है, इसको वीडियो लिंक से फिजिकल रिमांड दिया जाएगा ATA के मामले। ठीक है, हाँ जी, ये इन्होंने जनाब सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्होंने भाई नोटिफिकेशन कर दी है, उन्होंने पीछे से सारी अप्रूवल तो थी नहीं कोई, तो ये नहीं कर सकते, तो वो कहता है एज एन इंडिविजुअल ने कर दिया एक सेक्रेटरी ने, तो इस वजह से भी वॉइड इलीगल है। यहाँ पे वर्ड गवर्नमेंट का यूज हुआ है। अब उन्होंने ये अच्छा पॉइंट निकाला है, इसको करने के लिए उन्होंने जजमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड आर्गुमेंट्स दिए होंगे।
उसके बाद आते हैं 7 ऑर्डर 7, ये इसमें जो है ना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं काजी साहब जैन काजी. द असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मिस्टर जैन काजी सबमिट्स दैट Section 21 subclause 2 of the ATA empowers the government to adopt measures necessary to protect judges, accused, witness, prosecutor, defense counsel and anyone involved in the court proceeding. He stated that the petitioner has been requesting protection since an assassination attempt was made against him and has even filed petition in various high courts to secure his protection. The government issued the impugned order to ensure his safety and address other security measures, therefore no exception can be taken thereto. देख लो जिन्होंने गवर्नमेंट की साइड कैसे ली है फिर के हाँ जी, तो उनके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट की साइड लेने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट ने उनकी बचत के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल की, इस वजह से ये किया है. अच्छा जी, ये हो गया. अब इसके बाद अगर आप आए ना पैरा 5 देखें, पैरा 5, our criminal justice system requires the presence and attendance of accused person at various stages, including pre-trial and during trial. Reference in this regard may be by inter alia made to the section 165 से लेके ये सारे सेक्शन ये लिखे हुए, ये यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. The ATA is a special law and section 32 stipulate that it will have an effect notwithstanding anything contained in the code or any other law. The present case centers on the remand proceeding under the ATA. When the police request when an investigation is not completed within 24 hours, it involves important question involving the interpretation of the Constitution and ATA. Therefore, by the order dated, the court issue notice under CRPC Attorney General of Pakistan Advocate. ठीक है जी, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपके ग्रुप में इसका शेयर कर देता हूँ. आप आएंगे 32 आई ATA के ऊपर. वो कह रहे हैं कि जो भी सीआरपीसी की प्रोविजंस हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है एटीए के साथ तो वो फिर वो अप्लाई करेंगी, और बाकी जो है ना एटीए का ओवर राइटिंग इफेक्ट है, आप एटीए की जो प्रोविजंस है वही अप्लाई करेंगी. अब यहाँ पे भी जो रिमांड की प्रोविजन है आपने फिजिकली जो है अक्यूज को प्रोड्यूस कोर्ट एंड फॉर दिस पर्पस एनी रेफरेंस टू द प्रोविजन टू द मैजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द एंटी टेररिज्म कोड. अब 350 जो है ना सीआरपीसी उसको देखते हैं, है आप लोगों के पास, करें ओपन. Conviction on evidence partly recorded by one presiding officer and partly by another. अब जो एविडेंस है वो एक जज ने रिकॉर्ड किया, फिर वो ट्रांसफर हो गया होगा, दूसरा जज आ रहा है तो बाकी वो रिकॉर्ड कर रहा है. है. Whenever any session judge or magistrate having heard and recording the whole or any part of the evidence in an inquiry or trial ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another session judge or magistrate who exercising such jurisdiction, the session judge or magistrate so succeeding may act on the evidence so recorded by his predecessor or partly recorded by his predecessor and partly recorded by himself, or he may re-examine the witness or recommence the inquiry or trial. अब एक जज है उसने पार्टली जो है एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया है, फिर उसकी ट्रांसफर हो गई है, जब वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं रही, अब दूसरा जज आता है, अब वो वहां से शुरू करके बाकी रिकॉर्ड कर लेगा. अगर उसको लगता है कि उसको किसी को री एग्जामिन करना है दोबारा तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट where the conviction was held before a session judge or the high court, b where the conviction was held before a magistrate, the high court or court of session, and may, whether there be an appeal or not, set aside and conviction passed on the evidence not wholly recorded by the session judge or magistrate before whom the conviction was held, if the court is of the opinion that the accused has been materially prejudiced there and may order for a new inquiry or trial. अब ये जो हायर कोर्ट्स हैं ये अपील में उसको सेट असाइड कर सकते हैं और नया एविडेंस रिकॉर्ड करने का कह सकते हैं. उसकी वही वजह जो चार्ज के चैप्टर्स में आप पढ़ते रहे हैं, अक्यूज मिसलेड हो गया या फेलियर ऑफ द ओकेजन ऑफ जस्टिस है. 2. Nothing in this section applies to cases in which the proceeding has been stayed under section 346 or in which the proceeding has been submitted to magistrate specially empowered under 349. ये 349 सीआरपीसी क्या है, ये हमने ट्रायल वाले में पढ़ा हुआ है 349. जी अली अब्बास जी साद, ये तो आपने पढ़ा हुआ है इसके अंदर. चलें अब आपने इधर से देख लिया, समझ लग गया तो बता दें ट्रायल का कौन सा सेक्शन है. मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में
जब मैजिस्ट्रेट को ये लगता है सजा देते हुए कि मेरी जुरिस्डिक्शन से ये बाहर जा रहा है, सपोज करें मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास ट्राई कर रहा है, तो वो उस केस को भेज देगा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जिसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, तो फिर वहाँ से वो उसको सजा दे देगा उसको फैसला करके। 349 में ये है, ये मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में है 349। 3 When the case is transferred under the provision of this court from one magistrate to another, the former shall deem to cease to exercise jurisdiction therein and to be succeeded by the latter within the meaning of the subsection 1। ये केस ट्रांसफर की बात है, जजेस भी होते हैं। ठीक हो गया जी। इस जजमेंट आप पीका पे चलते हैं वापस। ये जजमेंट इंटरेस्टिंग है, इसको आप लिख लें। इसको जब आप रिमांड लिखते हैं, रिमांड लिखेंगे आप 21E में ATA का क्वेश्चन आता है, इसको लिखें। इसमें से जो बातें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जब इसमें जजमेंट के रेफरेंसेस भी हैं, वो हम 164 QSO के साथ लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर इसमें हमें सेक्शन 10 है पंजाब विटनेस का जो एक्ट है, पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 10 है। 21E है, 30 पीका का है। इनमें आपको ये प्रोविजन पता होनी चाहिए रिलेट के कहाँ जहाँ विटनेस की प्रोटेक्शन किया, जजेस की प्रोटेक्शन किया और कब की किया। इस पर क्वेश्चन अलग आ सकता है। वो इस तरह क्रॉस क्वेश्चन भी बना सकता है कि कौन कौन सी विटनेसेस को प्रोटेक्शन है, या अक्यूज को है, या प्रोसिक्यूटर्स को है, जजेस को हैं। तो एक तो ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन बना रहा है, कहते हैं विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट से बना रहा है, आप उसको आंसर करें। साथ आप लिखेंगे ATA में ये प्रोविजन है और पीका में ये प्रोविजन है। ठीक है। देखा जाए तो एक दो कहते हैं, दो नहीं तो चले 3-4 लाइनें बनती हैं ना कि ये सेक्शन है, इसमें ये प्रोविजन है, इस वाले लॉ में ये प्रोविजन है। और उस तरह अगर आप नॉलेज वाइज देखें, आपके पास 3 क्रॉस रेफरेंसेस बनते हैं। ठीक है ना। ये आपकी वो जो है ना इनसाइड और नॉलेज को इंक्रीज करता है। फिर ये जो है यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होनी है, इनको आप अलहदा लिखें। ये स्क्रीनशॉट भी आ गया है आपका। इससे देखिए, आप अभी है ना, हमने 349 भी पढ़ लिया, हम इसे पढ़ रहे थे, हमने 350 भी पढ़ लिया CRPC का, हमने 167 भी हमारा रिफ्रेश हो गया कोड का। यहाँ पे हमने 32 भी उसका देखा, 32 को देखा एटा का, 21E को देखा, हमने रिमांड देखा, पीका का एक्ट देखा। ये पढ़ने का फायदा होता है, आप जब क्रॉस पढ़ते हो ना, मतलब कि पहले तो आपको CRPC पे ग्रिप करनी है, फिर ये स्पेशल लॉज पढ़ते हो, आपको क्रॉस नॉलेज होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बंदे से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, वो एक बात करता है, जिसके बंदे पास क्रॉस रेफरेंसेस का नॉलेज होगा, उस हिसाब से 2, 3, 4 रेफरेंस लेके बात करेगा ना, तो उससे आपकी वो एक फुटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसी जजमेंट है ये सीखने के हवाले से, इसको पढ़ना चाहिए। मतलब कि आपको डिफरेंट उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं ना। अब ऐसे कि पहले आप जजमेंट पढ़ें ना, तो जब पढ़ना है जिसमें से आप लोगों की स्टेज पे है, तो पहले आप हेड नोट्स पढ़ ले, फिर उसके बाद एक स्टेज है, आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इनके हमने पढ़े हैं ना, इन लोगों के आर्गूमेंट्स, ये आर्गूमेंट्स आप सीखते हो। अब आपको पता है भाई, आप प्रोसिक्यूटर हो, आपके पास एक केस आ गया, आपने उसको डिफेंड करना है, आपने आर्गूमेंट्स पे निकालने ना लॉ को देख के, फिर आप लॉ उस हिसाब से देखो। सर पहले जब शुरू में पढ़ती थी, मुझे हेड नोट समझ नहीं आते थे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग भी नहीं थी। जी जी लोग तो पढ़ते ही हेड नोट्स है ना। जी। तो मैंने तो शुरू किया कि वो शुरू से सारी जजमेंट्स पढ़ना। जब वो पूरी डिटेल में पढ़ती थी ना जजमेंट, जी। तब वो समझ आया, तब फिर मैं हेड नोट देखती थी, तब लगता है ये तो हलवा, ये तो सारी चीजें निकाल के इसमें बाहर रखी हुई है। हाँ जी। तो फिर समझ आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बंदा साथ में सारे जो को रिलेट किए होते सेक्शन और उनकी एप्लीकेशन कैसे बनती थी, फिर वो साथ साथ जब चेक करते थे, पढ़ते थे, तो पता चलता है इस तरह से उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया होगा। जी। बस वो हलवे के चक्कर में आप इसलिए मीठा नहीं खा रही। चलें जी, पीका पे चलते हैं। इसका चैप्टर 3 है, सेक्शन 29 है, NCCIA। आपको याद होगा NCCIA अब तो बहुत मशहूर हो गई है। ये डक्की भाई के केस के बाद जिसको नहीं भी पता था उन्हें पता चल गया। चौधरी सरफराज साहब का भी आपको आइडिया है। हाँ जी, इस्तेमाल किया यही करते हैं ना जी। जी 29 Investigation Agency. The federal government shall establish an investigation agency to be called the National Cyber Crime Investigation Agency NCCIA for inquiring into investigation and prosecution of offences specified under this act. अब इसका बात ये है, टेक्निकली जो हम कर रहे थे IB की, यहाँ पे उसने कहा है गुलाम फरीद की इन्वेस्टिगेशन भी ये करेगी और प्रोसिक्यूशन भी ये करेगी। 29। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं वो भी हैं और प्रोसिक्यूटर भी इनके हैं। जब कभी सीटें आएंगी, अगर डेपुटेशन पे ये FIS नहीं लेते, तो ये फिर AD लीगल की सीटें भी आएंगी।
आ रही हैं, पर ये वही है ना, अब पता नहीं FIA के पास AD लीगल भी बड़े हैं और ADI वो इधर इनको ही दे दिए होंगे, वो और भर्ती कर लेंगे। और वो अच्छी सीट्स है FIA की जो सीट्स हैं। 2. The NCCIA shall be headed by a Director General who shall have the power to employ any officers, prosecutors, staff and may be prescribed. Prosecutors भी आ गए। 3. The federal government shall appoint the Director General of NCCIA for a non-extendable period term of 3 years. And the administration and control of the NCCIA shall vest in the Director General who shall exercise in respect of the NCCIA the power of Inspector General of Police under the Police Order 2002. अब ये IG की पावर्स है DG साहब के पास, जो NCCIA के DG होंगे। अब DG कहाँ से आते हैं? DG जो यूजुअली है ना, FIA के जो DG होते हैं वो पुलिस के ही होते हैं मोस्टली, जहाँ ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते हैं। यहाँ पे भी जो DG होंगे जहाँ वो पुलिस के आएंगे, पुलिस PSP के आएंगे, जहाँ नॉर्मली वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आएंगे। आर्मी के ही होते हैं हाँ जी, नॉर्मली डीजी जब आए महकमे के वो उधर से या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा इन दोनों के अलावा नहीं हो सकते। यहाँ से एंटी करप्शन भी है ना, जनरली पंजाब की जो है उसका DG भी 2 ही तरफ से है। जहाँ हाँ उसमें ये है कि जब मार्शल वगैरह लगाओ, जो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो किसी ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर रांझा साहब थे, लगे रहे हैं वो अलग है। बाकी अदरवाइज PSP और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मोस्टली लगते हैं। कई दफ़ा वो फौज से जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो भी लगा देते हैं। ज्यादा यही करते हैं। 4. For the purpose of inquiry and investigation, the officers of NCCIA shall deem to be the police officer of an equal rank as required under the code. The officers of the NCCIA shall have the same powers and functions and related authority for the performance of investigation function as are conferred on the police officer of the equivalent rank under the code. CRPC में जो पावर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की हैं वो इनकी होंगी। 5. अब बात यही है ना, अब यहाँ पे अगर आप सब क्लॉज 4 को पढ़ें, जिस बंदे ने अगर CRPC नहीं पढ़ी, उसको नहीं उसके ऊपर कमांड है, तो वो अब क्या करेगा? उसको खोलनी पड़ जानी है। इसलिए पहले जनरल लॉ पे ग्रिप करें। CRPC, PPC, QSO फिंगर टिप्स पे। अगर आप कर रहे हैं सिविल जज की तैयारी तो उसमें CPC डालें। 7 कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर हैं ना, मेन जो सिलेबस के हैं, वो आपको ग्रिप होनी चाहिए। इन 5 के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है ना, फिर स्पेशल लॉ पढ़ने का मजा भी आता है और ईजी भी होता है। ठीक है, ग्रिप करनी मेन इस पे। 5. After the establishment of NCCIA, the cyber crime wing of the Federal Investigation Agency shall cease to exist, and all personal cases, inquiry, investigation, asset, properties, budget, liabilities, rights, obligation, privileges, and matter related to or connected therewith in respect of the default cyber crime wing of the FIA shall stand transferred to NCCIA. ठीक है जी, हर चीज सब वो NCCIA 5 नंबर है। जी मैडम। और ये चौधरी सरफराज साहब का जिक्र हो रहा है, ये ऑफिसर FIA के थे, ये उधर गए हुए थे। हाँ, और इनकी अच्छी खासी काफ़ी सर्विस थी। ये नहीं था कि नए हों, इन्होंने इम्तिहान पास करके आए हैं और काफ़ी देर सर्विस में रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ये आप लोगों ने देख ली हैं, बाकी जो पुलिस वाले भी सारे हैं वो ऐसे ही हैं। ये सारे, अगर आप ये सोच रही हैं ना, अभी उस बात से नहीं डर रहा मैं, उसकी दुर्गंध बनने से डर रहा हूँ। अभी लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे एक जजमेंट को, तो मैंने वो जजमेंट बताई कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये फ्लॉ आ गया, ये फ्लॉ आ गया। तो पुलिस वालों को क्या पीनलाइज नहीं करना चाहिए कि ये मतलब कि आप एक विक्टिम है, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती पुलिस वाला कर रहा है टेक्निकली, और कोर्ट उसकी बेसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज की वजह से अक्यूज को छोड़ रहा है। तो क्या पुलिस वाले को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? तो गुलाम फरीद ने कमेंट किया जी पुलिस वाले पैसे लेके कर देते हैं। तो भाई ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है सिस्टम की। इसी तरह ये जो अब आपके पास एक, अगर इस वो जो ग्रेड 18 के ऑफिसर थे, मेरे ख्याल से ये 18 था या 19 था, 18 के ये ऑफिसर ये कर रहे हैं, तो क्या बाकी सारे नहीं कर रहे? भाई बाकी भी सारे यही कर रहे हैं, ये पकड़े गए हैं, बस फर्क ये है। तो अब ये सिस्टम है आपका। जिन लोगों की लिटिगेशन से वास्ता पाला पड़ता है उनको पता है कि ये क्या क्या कुछ होता है। और जब आपने पुलिस ऑर्डर पढ़ा उसमें इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के उन्होंने 3 बोर्ड बना के रखे हुए हैं, इसी वजह से रखे हुए हैं कि मसाइल बनते हैं बड़े, और इसमें बहुत मसाइल हैं। ये जो है थाना कल्चर है उसके बड़े मसाइल हैं। इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों के ताल्लुक वास्ता पड़ा है उनको पता है ये क्या करते हैं। हाँ जी, जलालत मतलब कि आपको एक टाइम जो बंदा फंस जाता है ना, शरीफ बंदा, वो कहता है मैं किधर फंस गया हूँ। हाँ जी, ये अब हमारे ना एक थे वकील साहब थे, 8 है अभी,
फेक, और अभी तक वो क्लियर करना है मुझ पे ना। डिस्चार्ज कर दिया, समय डिस्चार्ज। हाँ जी। अब पुलिस वाला के वकील पुलिस वाला, अब चीज़ मसला गया है। अब आप एक चीज़ देखें ना, एक शख्स के ऊपर आप फेक एफआईआर है, वो 8 के 8 में डिस्चार्ज हो रहा है, वो कि 2 महीने 3-4 महीने में ख़त्म नहीं होनी। वो जिस बंदे के ऊपर हो गई है, उसका थाने का चक्कर, कोर्टों का चक्कर, ये सब कुछ, वकीलों से मिलना, वो फंस जाता है काम में। हाँ जी, मिसाइल हैं, और आप कुछ और काम कर भी नहीं सकते, फिर आप उसी काम में लगे रहते हैं। दिन ज़ाया, एक नहीं, सालों ज़ाया। हाँ जी, सालों ज़ाया ज़िंदगी के। और अच्छा, फिर बाद में जनाब जिन्होंने झूठा पर्चा कराया उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं खास हो रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा होता। कुछ भी नहीं हो रहा, ऐਵੇਂ बस बातें, लॉ ही नहीं बस। एक वकील साहब थे, वो यहाँ लाहौर में प्रैक्टिस करते थे, और वो उसके बाद चले गए अपने, जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट में करने लगे प्रैक्टिस। वहाँ पे कोई मसाइल मसूल हुए, उनके मज़ारे ही थे, वहाँ पे कोई 2 बंदे मरे, उन्होंने नहीं मारे, उनका रोल नहीं था, वो भाई उसमें नॉमिनेट हो गए, वो जेल में रहे काफ़ी देर, भी शायद जेल में है, तो फंस गए बस। अब वो निकल आएंगे, उन्होंने नहीं किया, नीचे से उनको सजा हुई है, ऊपर से वो निकलेंगे, फिर उसके बाद देखें और लड़ाई बनती क्या होता है। 5 साल तो लग जाते हैं। हो इतना टाइम हो गया उनको, मुझे जब पता लगा मैं, 2 साल बाद अपील निकलती है। हाँ जी, बहुत टाइम लग जाता है। अब ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की 16-17 महीने बाद 18 महीने बाद निकलती है। बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के साथ ये बड़ी ज्यादती हैं। 6. Unless otherwise provided under this act, the investigation agency and the authorized officers shall in all matters follow the procedure laid down in the court to the extent that it is not inconsistent with any provision of this act. जो CRPC है उसको ये फॉलो करेंगे, अगर उसकी प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट नहीं होंगी ATS है। 7. ये इंपॉर्टेंट है। The investigation agency shall establish its own capacity for forensic analysis of data or in information system, and the forensic analysis report generated by the investigation agency shall not be inadmissible in evidence before any court for the sole reason that such report was generated by the investigation agency. ये अपनी लैब बनाएंगे, फोरेंसिक लैब, और ज़ाहिर बात है इनका साइबर क्राइम से रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और जो अकाउंट्स वगैरह, उसके ये फोरेंसिक एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट देंगे। अब इसमें बात आ जाती है, यहाँ रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब इनकी रिपोर्ट उन्होंने लिख दिया कि इनएडमिसिबल, इस पॉइंट पे नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि NCCI ने ही रिपोर्ट बनाई है। ये तो बाइसेंस ही होगी। ये है वो ही ना, इन्होंने खुद ही बस बंदा पकड़ के हर हाल में सजा। मैडम देखिए, बात आपने जनरल रखनी है, जो 164 के अंडर जितनी भी हेल्ड हुई, 164 QSO, CRPC नहीं, ये कॉपरेटिव एविडेंस है। आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, वो कॉपरेट होनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर ही फैसला कर दें। मतलब ये खुद ही पकड़ेंगे, खुद ही एनालिसिस करेंगे, खुद ही फोरेंसिक करवाएंगे। हाँ जी, खुद ही लैब, अपनी लैब इस बेस पे हम इसको इनएडमिसिबल नहीं कह सकते कि ये इनकी इन्होंने अपनी ही बाइस रोकता है। फोरेंसिक करवाएंगे। फिर भी ट्रायल तो आ गया। अब इसमें डिफरेंस देखें आप, ट्रायल तो है ना। सर ये तो गलत है ना, फिर वही एजेंसी वही सारा कुछ तो आपने सारी चीजें नहीं उड़ाएगा पावर करती है भाई। अब चीज़ ये देखें ना, अब एक टाइम है। अब पुलिस क्या करती है, CRPC का प्रोसीजर क्या है, वो भाई जाके भेजेगी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी को। अब उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, रिपोर्ट आने में टाइम बड़ा लग जाता है, और पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के ऊपर पूरे पाकिस्तान का बर्डन है, और ये अब इस्लामाबाद में उन्होंने बनाई है। तो इनको चाहिए था कि फोरेंसिक लैब्स 2-3 और बना देते, बजाय इसी एजेंसी को ये फोरेंसिक की अथॉरिटी देने की। अब बात मसला बदल गया है, आपको या तो स्पेशल अथॉरिटी बनानी पड़नी है, अब सारे ऑफेंस होने हैं ऑनलाइन। अब मसला इसमें पता है क्या, इसमें माइनर जो बच्चों की प्रोविजन रखी गई है, और हर एक्ट में आप देख रहे हो जो चाइल्ड को वो डिफाइन कर रहे हैं, ये अब बच्चों के हाथ में तो मोबाइल फोन है जिनकी क्या उम्रें हैं। और सर क्राइम रेट भी उसी साइड हाँ से जी, ज्यादा बढ़ेगा। और उस बच्चे को शायद ये भी नहीं पता कि मैं ये ऑफेंस कर रहा हूँ। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, इवन मैट्रिक के जो बच्चे हैं, और इन्होंने अभी जो आते उठाई हुई है, इन्होंने कुछ सालों बाद क्या करना है, सारे पर्चे इन्हीं के होने हैं। इन बच्चों ने काबू नहीं आना, क्योंकि ऑनलाइन तो आप ऐसे ऐसे ऑफेंस करेंगे। इवन ना, एक मैंने वो देखा, आपको बताता हूँ। एक शख्स है, उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, और काफ़ी ज़्यादा पैसे निकलना शुरू हो गए। उसने ना ही कभी ऑनलाइन कोई काम किया, ना उसने कोई कोड वगैरह उसको आया, उसको किसी को दिया, उसने कुछ किया ही नहीं। वो कहता भाई मेरे अकाउंट से पैसे कैसे निकल रहे हैं। अब जी हुआ क्या, उन्हीं का बेटा उनके मोबाइल के ऊपर गेम खेलता है,
उसको गेम खेलते हुए वो ये कहता है कि ये जो है ना लिंक है, इसको तुम जो है ना अपने पापा के मोबाइल फ़ोन में जो है ना उसमें ले जाओ और उसको इसमें इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, और फिर तुम्हें उसको डिलीट भी कर देना। ये उसको उसके ऊपर डिस्कॉर्ड के ऊपर वो गेम खेल रहा था, ठीक हो गया। और फिर उसको पता नहीं कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको गेम में उसका बेनिफिट होगा। और जब वो उसको डाउनलोड करके उसी को उसको जब डिलीट कर देगा फिर फ़ायदा मिलेगा। और डिलीट क्यों करना है? क्योंकि जब वो दोबारा कुछ दिनों बाद डाउनलोड करेगा तो उसको फिर बोनसेस के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक हो गया। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं है, उसको अपने जिस डिवाइस से खेलता था छोड़ा, उसको उसने अपने वालिद साहब के मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसने डिलीट कर दिया। बस फिर जो उन्होंने एसेस लेनी थी उसमें लिंक खुला, उसके बाद उनके पास उसके वालिद साहब के मोबाइल की एसेस आ गई, उन्होंने पैसे निकाले उनकी एप्लीकेशन से। अब वालिद साहब को पता नहीं है, बेटे साहब ने काम डाल दिया। अब बेटे को क्या पता, छोटी सी उम्र वाला ये काम हो जाता है। तो सर अब इस तरह के ऑफेंस होने ही होने। सर ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसी। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो वालिदैन अक्सर करते हैं, बच्चों को अपना मोबाइल फ़ोन ना दें। अब ये आपने ऑफेंस देख लिया ना, बच्चों की भाई एक अलग डिवाइस रखिए अगर आपने रखनी है, अपना मोबाइल ना दें जी। कि बच्चे ने ऑनलाइन डिलीवरी काफी 2-2.5 लाख की मंगवा ली। हाँ जी, वो जब डिलीवरी देने वाले बार-बार आए, हाँ जी, उसने चेक किया तो वो ऑर्डर ही सारे बच्चे ने दिए हुए। हाँ जी, अनइंटेंशनली वो क्लिक करता गया, ऑर्डर होते गए सारे। सर वो छोड़े, मेरी बच्ची ने ढेर सारी वो गेम्स डाउनलोड कर करके पूरा मेरी मेमोरी फुल में गई। मैं तो यार देखो तो उसने ढेर लगाए पड़े भी, वो जो ऑप्शन आता है गेम खेलते वो उसको ऑन करी जा रही है और वो डाउनलोड है। और बच्चे इतने तेज हैं, उनको पता है यहाँ से डाउनलोड है, वो करी जाएगी करी जाएगी। और फिर मैंने एक ही हल रखा कि मैं बिल्कुल नेट सेट ऑफ करके जो एक डाउनलोड की हुई, क्योंकि सर वो ऑनलाइन बीच में ना वो चलती रहती है जी जी, आप ये भी डाउनलोड कर लें। फिर बच्चे को पहले थोड़ा सा खिलाते हैं, बच्चे को समझ आती है, वो फिर वो डाउनलोड करते जी। पहली बात तो ये बच्चों को फ़ोन ना दें एक स्पेसिफिक एज तक, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया। वो खप डाल देते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं उनके माँ बाप यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने मांगना है। बच्चों को अपना फ़ोन ना दें, और स्पेशली वो जिसके अंदर आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ना दें, क्योंकि बच्चों कुछ भी कर सकते हैं, वो खोल के घुस जाते हैं हर चीज़ के अंदर। वाईफाई वाला टैब दे दें बस वही ठीक है मेरे ख्याल से, अगर गुजारा नहीं है। सर वाईफाई का आप टैब तो दे देते हैं, बाद ये आप बच्चों को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस दे रहे हैं, वो लिमिटेड होनी चाहिए। वो क्या खोल लें, उनको पता ही नहीं हमने क्या। अब देखें यूट्यूब किड्स है वो बेहतर है। यूट्यूब की उसमें भी बहुत मटेरियल होता है, आपको बड़ा स्कैनिंग करनी पड़ती है। अब एक चीज़ है, अब यूट्यूब किड्स भी है, पर देखें ना गोरों के काम, अब हर जो बच्चों के कार्टून है उसमें पिक जरूर होता है, आप नोट किए। और मेरी बेटी कहती है उसने कार्टून्स ही पिगी वाले देखने हैं। मैंने उसको समझाया, मैंने सारे डाउनलोड पापा के नाम के साथ ही पिक फिर बच्चों को कांसेप्ट दे रहे हैं ना, हाँ कि जी, उनको कोई पता नहीं चल रहा। और सर इस किस्म की स्टोरीज होती हैं कि बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे। मेरा तजुर्बा, इसमें बड़ी चीजें 2.5 साल की देखने भांजी अभी 9 साल की हुई, वो खाली हुई है सर। मुझे मेरा थोड़ा तजुर्बा सकता सर मेरी भतीजी है 2.5 साल की, वो कहती है आखिर में लाइक करे सब्सक्राइब करे। मैं कहता लाइक सब्सक्राइब फिर उसने बोलना सीखा, शी सेड दैट कि भी उसकी मां ने उसको एक्सेस दे रखी है। ये जो एक्सेस है ना इंटरनेट की, सर ये बहुत डेंजरस है। एक जो है ना वो कार्टून्स हैं, मुझे उसका नाम भूल गया, वो कार्टून्स हैं उसके, एक तो जिप्सीज है ना, जिप्सीज नहीं, वो जो होते हैं डेड बॉडीज होती हैं, उनके क्या कहते हैं उनको, मम्मीज हैं, और एक और चीज़ उनका नाम यूज़ होता है, स्पेशली माइंड में नहीं आ रहा। उसके कार्टून बने हुए हैं, स्केलेटन ही होते हैं वो, उनके कार्टून, कई बच्चे वो देखते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं, नॉर्मल कार्टून से अच्छे लगते हैं। उसका मुझे टर्म भूल गया जो स्पेसिफिक यूज होती है। सर रात भर चीखें मार रहे होते हैं और देखना भी वही है। हाँ जी, वो इस तरह की चीजें हैं, वो अब उन्होंने कार्टून बनाए हुए हैं। खुद परसों रात आ गया सर। अली नहीं था ये भी बच्चा है ना, उसने ना मैं टिकटॉक पे देख रहा, उसने ना वो डिवाइस बनाई, अभी इसके तो दूध वो के साथ अपनी वाइफ को दिखा रहा होता है, कहता है ये ना विजुअल कैप्चर कर लेते हैं। हाँ जी, वो ऐसे अपने कमरे में घुमा रहा होता है, यकदम उसके सामने वो चुड़ैल आती, वो डर ये रियल वाकया है। अब एक बार मुझे नींद ना आए, मैं सोऊं तो मुझे ऐसे लगे कमरे में कोई घूम रहा है, मैं कहा शादी का साया है। सर एक बार ये सचमुच में डर गया, नहीं तो उठ के पढ़ना शुरू कर देना था, फिर आपको ऐसी नींद आनी थी कि उठता ही ना। भी किया है, वो नहीं बताएगा ये। हाँ जी, मैं क्यों बताऊं, तू बता। ये सोते सोते डर गया, हाँ बिल्कुल काम रहा सर। शाह जी आप बहुत कीमती, आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? करंट आ गया, तुसी तो गए। वायर क्या था। मेरी फिक्र ना किया करें, मेरे कुछ नहीं क्या होता। बिजली बड़े वो पर्चे हो रहे हैं, वो गाना ना गा दीजिएगा। सर ये सचमुच डर गया, हाँ जी, तो इसको
मैंने फिर वो थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखाया, फिर मैंने उसकी दामी किया, फिर सौ सारा गया। मुश्किल में मुझे कि ऐसा गुटी दे जेड़े अबरूद पर उसके बाद उसे वो दर ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। हो जाता है इंसान के जी जी हो जाता है। 8. Notwithstanding provision of any other law, the federal government shall make rules for the appointment, promotion, transfer in the investigation agency, including undertaking of specialized courses in digital forensic, information technology, computer sciences and other related matter for training of the officers and staffs of the investigation agencies. ये सारे मॉडर्न जो साइंसेज हैं उसके कोर्सेज करेंगे। Provided until such times rules are made by the federal government, service matters of the officers and staff of NCCI shall be regulated under the Civil Servant Act 1973 and rules made thereunder. अब इनको जो है जनाब इन्होंने सिविल सर्वेंट बनाना है, और जो आपने पब्लिक सर्वेंट का पढ़ा था ATA में, और जो प्रोसिक्यूशन एक्ट में आपने पढ़ा था कि वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, यहाँ पे फर्क आ रहा है। सिविल सर्वेंट का और पब्लिक सर्वेंट में फर्क है बहुत बड़ा। प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं सिविल सर्वेंट और ये क्यों सिविल सर्वेंट है? ये फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है, वो पंजाब गवर्नमेंट का लॉ है, तो उनका क्या प्रोसिक्यूटरों का कसूर है भाई? उनको आप क्यों नहीं सिविल सर्वेंट बनाते? सर आजकल सुप्रीम बड़ा कोर्ट पे स्केल देखें घूम रहे हैं भाई। मैडम, तो वो पे स्केल, वो कह रहे हैं 2-2.5 लाख रुपया सैलरी कम नहीं है, फिर वो बढ़ती वो सैलरी नहीं है मैडम, वो बेसिक सैलरी है। हाँ। वो दो जो ग्रेड 16 और 17 है ना, जो लमसम सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान है, और इसमें अलाउंसेज अलग हैं। आपकी इसकी सैलरी जो है 3 लाख से ऊपर जायज है। कॉन्ट्रैक्ट सर 3 साल का ही होता है। 3 साल 5 साल एक्सटेंड हो जाएगा परफॉर्मेंस के ऊपर, पर सैलरी अच्छी है। सर वो एक्सटेंड भी 2 साल का लिखा हुआ है। कर देंगे, आगे कर देंगे। देखें ये बताऊँ आपको बात, गवर्नमेंट की बात है। अब एक चीज़ देखें, बार बार इम्तिहान लेके लोगों को रिक्रूट करना आसान काम नहीं है। डिपार्टमेंट का बहुत टाइम लग रहा है। प्रोसिक्यूशन को अगर सपोज करें 100 सीटें चाहिए, 85 प्रोसिक्यूटर हैं, 19 DDPP हैं, 9 कहते हैं DPG हैं, उनके बिहाफ पे काम कौन कर रहा है? ये 100 लोगों की अगर शॉर्टेज है, जो ऑलरेडी लोग हैं वही किसी ना किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, तो अब वो दोबारा इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान लेके रिक्रूट होने में पूरा 6 महीने से साल का प्रोसेस लगता है। तो जो लोग सही काम कर रहे होंगे वो एक्सटेंड करते जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ हाँ वो आई है जी। वो ये कह रहे हैं कि लेकिन आप ये क्या किया करेंगे? आप ये करेंगे फेल ही, नॉट रिकमेंडेड नहीं किया। देखें जी, ADPB का इम्तिहान हुआ, ठीक है, उन्होंने पास किए लेट से 300 लोगों को, 300 लोग जो हैं वो पास कर किए, 85 को उन्होंने रिकमेंड कर दिया सिलेक्शन के लिए। अब इसमें जो कंडीशन है ना, विद इन 1 ईयर अगर दोबारा सीट्स आती हैं ADPP की, तो यहाँ पे जो अब है ना 85 के बाद 86 से लेके जो 300 लोग हैं ये पास थे, इन लोगों में से वो कंसिडर किया जाएगा, इन लोगों में से रखा जाएगा जो थे, इनका मेरिट बन जाता। अगर आप PPSC का देखें ना, जो वार्डन वाली बात बता रहा था वो भी, और दूसरी एक और जी अभी जो 13 के हुए हैं, जो नॉट रिकमेंडेड हुए हैं, तो सीधे तो फिर दोबारा आ रही है वो। हाँ जी, देखें अगर तो साल के अंदर आती है उन्होंने, के अंदर ही आनी। हाँ ये कंडीशन लगी हुई है। वो डिपार्टमेंट को लिखेंगे इन्हीं लोगों को ले, हम बराबर इम्तिहान क्यों लें? सर ये तो वही बात है ना, नोटिस सफल दे दिया बस, ठीक है। देखें इसी में मुझे वो बात याद आ गई, जैसे पंजाब बार काउंसिल के भी इलेक्शन हुए, लाहौर की हैं 16 सीटें, पहले 16 लोग तो सिलेक्ट हो गए, चले गए, कुछ लोग 17 पे हैं, 18 पे हैं, 19 पे हैं। इन 16 में सपोज करें कोई जज अपॉइंट हो जाता है हाई कोर्ट का, एक सीट खाली हुई, ये 17वें को मिलेगी। कोई डेथ हो जाती है, फिर 17वां 18वां उनमें से आ जाएंगे। तो ये इधर भी रूल एग्जिस्ट करता तो ठीक है ना, आप रूल रखी रखें, क्यों इम्तिहान लेते हैं आप बार? पर ये तो 5 साल में कभी भी हो सकता है ना, वो दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने 1 साल का कैप लगा दिया कि 1 साल के अंदर दोबारा डिपार्टमेंट ने सीट्स अगर दे दी तो जो पहले इम्तिहान हुए उसमें से जो लोग नहीं रिकमेंड हुए उनको सिलेक्ट किया जाएगा। वो भी अगर अटेम्प्ट देंगे, नहीं या कोई ऐसा है वैसे पर उसमें अब उन्होंने करना ये उनको फेल करेंगे। एक दफा पास हो गए ना तो दोबारा नहीं दे सकते। हाँ नहीं देंगे, पर बाद या वो फेल ही कर देंगे। वहीं से उठा। नहीं तो सर अगर इस तरह करेंगे, जो दोबारा इम्तिहान दे रहे होंगे, अगर उनमें से मैं भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर पास हूँ, मैं इसलिए मेरे मन में लगा। दोबारा इम्तिहान ही नहीं होगा, अगर कोई छोड़ेगा तो दोबारा इम्तिहान ही नहीं होना ना। सर मेरा भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर 17 की पोस्ट का पेपर पास है, हाँ जी, इसलिए मेरे मन में लड्डू फूट रहा है। पेपर पास है, इंटरव्यू नहीं हुआ ना, बाद इंटरव्यू भी होना चाहिए ना। आप नॉट रिकमेंडेड है, इंटरव्यू के बाद आप सपोज करें ना 10 सीटें थी, आपका नंबर 11 है, ये 10 लोग तो भाई अपॉइंट हो गए। अब इनमें से उन्होंने कहा साल के अंदर दोबारा सीट्स आती हैं, तो ये 11 12 13 ये रिकमेंडेड लोग हैं, मतलब कि सीटें थी जो थी ना वो 10 थी, तो इनको ले लिया जाएगा जी।
उसका या किसी और हाँ जी, फिर भी उसका एफिडेविट साथ लगा के फिर आप फिर टाइम होता है इसमें भी टाइम होता है। ये तो अच्छी पॉलिसी है। तो पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी ठीक है, इसमें सर वो नेक्स्ट आप करेंगे फिर ही बना मैंने पर ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। लाइन आ गया अभी तो। किसी को फायदा देने के लिए ये देखें ये पहली पॉलिसी, जैसे सपोज करें मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी सिविल जज की ना, तो मैं 19 नंबर पे था, अब मैंने एक मैं ही था, तो अब उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया था मेरे पास, बस जो उन्होंने कॉल की उन्होंने वही किए थे, हाईकोर्ट ने नहीं कॉल किया किसी को। फिर तो ये पॉलिसी अभी लेकिन वो कमीशन की पॉलिसी है ना पीपीएससी की पर हाईकोर्ट नहीं है, वो चाहते तो कॉल कर सकते थे, चीफ जस्टिस की भाई डिस्क्रेशन है, वो कहते थे भाई एक बंदा नहीं ज्वाइन कर रहा बुला लो एक, क्योंकि बजट तो उनके पास बहुत ज़्यादा था ना। बात तो ये है कि आपके कहते हैं डिपार्टमेंट की या जो हेड है उसकी डिस्क्रेशन है, वो चाहे तो कर सकता था कॉल। 9 जी, without prejudice to anything contained in this section, the rules, orders or any instrument made and the issues issued under this act prior to the commencement of the Prevention of Electronic Crime Act Amendment Act 2025 shall mutabandis apply to the NICA with necessary modifications। ठीक है जी, 2025 से पहले जो है वैसे अप्लाई होगा। पावर टू इन्वेस्टिगेट 30, only an authorized officer of the investigation agency shall have the power to investigate an offence under this act। ठीक हो गया। Provided that the federal government may constitute one or more joint investigation teams comprised an or authorized officer of NCCIA and other law enforcement agencies for investigation of an offence under this act. The joint investigation team may seek assistance from any intelligence agencies for the purpose of investigation under this act। ये भाई अब JIT की प्रोविजन यहाँ पे है, अब JIT बनवा सकती है गवर्नमेंट, और इसमें वन और मोर इन्वेस्टिगेशन टीम्स बन सकती हैं, और इसमें एजेंसी दूसरी एजेंसियों के लोग भी लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो नहीं क्या कही है, वो उसमें वो जो इनका जो है वही है, ऐसा ही है। अब बात आ गई भाई, ये तो आपका 30 हो गया JIT का, ठीक हो गया। इस सेक्शन को आप JIT लिख लें, ये JIT के साथ कि ये JIT है। अब सवाल ये है कि ATA में JIT किधर है जी? हाँ जी, कौन सा ट्रायल इन एब्सेंशिया वाला सेक्शन कौन सा है? 19 में, या 19 के पहला जो सब क्लॉज है उसी में है। अब वहां पे क्या प्रोविजन है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन सा है जी? इंस्पेक्टर होगा, और फिर JIT बनेगी, उसको हेड कौन करेगा? SP ग्रेड 18 का, और बाकी एजेंसियों के मेंबर होंगे। ठीक हो गया ना। 30 ये रिमांड आ गया। यहाँ पे रिमांड कितने दिनों का है? 30 दिनों का है। ATA में रिमांड कितने दिनों का है? 90 दिनों का। CNSA में रिमांड कितने दिनों का है? 90 दिनों का। 90, वहाँ पे 90 है मैडम, यहाँ पे 30 है और वहाँ पे 90 है दोनों। अच्छा चलान का सर पता चला कि वही बना सकते हैं ANF वाले जो हैं वो फौज के अंडर हैं। एक चीज देखनी पड़ेगी ना, वहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मसाइल ये हैं कि वहाँ पे कितने ऑफिसर्स हैं और कितने केसेस। हाँ, यही तो बात है ना। और ऊपर से उन्हें कहें ना भाई जितने भी चर्च के केस होने सारे ANF करे, तो फिर देखें ANF का काम भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे ये ओवरबर्डन बहुत ज्यादा है, ये बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड काम कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। रिमांड 30A सेक्शन याद होना चाहिए, यहाँ पे 30A रिमांड है। ATA में रिमांड का कौन सा सेक्शन है? 21E है। बेल D है, ये याद होना। ये D ऐसे ही है, ऐसा ही है। ये ऑब्जेक्टिव में उसने पूछ लेना सीधा सीधा। एडिशनल के इम्तिहान में उसने ये पूछा हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं भी यहाँ पे जो बनाऊंगा पेपर में आके फिल इन द ब्लैंक्स ही बनाऊंगा। रिमांड का सेक्शन लिखो ATA में कौन सा है जी। नहीं, आपको इस तरह याद रहेगा ना। बात ये है चॉइस में तो भाई ठीक है, बेहतरीन का। हाँ जी, करेंगे तैयार इंशाल्लाह। हाँ जी। और फिर जो है एक एक कोने में बैठा लेना है। चीटिंग को हमने भाई सर मैं वो ना जैल कैश पीस मंगवाने लगा था। आप क्या कर रहे हो? बात तो ऐसे ही है। वो ये है कि इससे अच्छी तैयारी होगी। Where a person is detained for investigation, the investigating officer within 24 hours action of the court that further evidence may be available and court is satisfied that no bodily harm has been or will cause to the accused। अब ये जो है रिमांड, provided that the total period of such remand shall not exceed 30 days, the court shall deem to be a magistrate for the purpose of sub clause 2। मैजिस्ट्रेट की सारी पावर्स हैं। 30 दिन का रिमांड है, 14 दिन का मैक्सिमम। एक दिन में वो एक रिमांड 30 दिन का भी दे सकते हैं।
14 दिन तक लिखा हुआ है, मस्ट नॉट बी मोर देन। providing that हाँ जी, a total period of such remand हम्म, shall not in any case exceed 30 days. इसका क्या मतलब? टोटल 30 दिनों के अलावा 30 दिनों से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता ना। सेम यही लाइन और वर्ड एटीए में है आपके पास एटीए? पढ़ें 21 निकालें ई डी में बेल है भाई। प्रोवाइडेड दैट द टोटल पीरियड ऑफ रिमांड शैल नॉट एक्सीड 90 डेज, ये 3 है 21 ई का, सेम वर्डिंग। Provided total period of such remand shall not exceed 90 days. ठीक है, लैंग्वेज भी सेम है। हाँ जी, लैंग्वेज भी आप देखें सेम है।